सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां पर दिल्ली एनसीआर में अभी स्कूल नहीं खोलेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है वायु प्रदूषण पर AQI डाटा पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने ग्रेड 4 दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है और इस ट्रक के प्रवेश की अनुमति दी। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली एनसीआर में अभी स्कूल नहीं खोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने AQI का डेटा मांगा है, सुनवाई के दौरान यह डेटा मांगा। दिल्ली एनसीआर में अभी स्कूल नहीं खोलेंगे, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है और AQI का डेटा भी मांगा और उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने AQI डेटा मांगा और कहा कि अभी स्कूल नहीं खोलेंगे, यानी कि प्रदूषण की जो स्थिति है उसको लेकर अभी हालात ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ही मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 18 से 23 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने ग्रेड 4 का उल्लंघन किया है और ऐसे ट्रकों के प्रवेश की अनुमति भी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सख्त निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि अभी स्कूल बंद रहेंगे और AQI का डेटा सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराया जाए ताकि उसके हिसाब से आकलन हो पाए कि फिलहाल प्रदूषण की स्थिति है कैसी। तो दिल्ली एनसीआर में अभी स्कूल नहीं खोलेंगे। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की थी तो ग्रेड 4 दिल्ली के अंदर लागू करने के आदेश दिए थे। और अब वक्त प्राइम एजेंडा का है। तो संभल में संग्राम है और जनता हलकान है, क्योंकि कहीं ईंट पत्थर तो कहीं अलग अलग नारे, कहीं ऐसी भीड़ जिसे देखकर आपको डर लग जाए, तो कहीं ऐसा पुलिस फोर्स जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। इन तमाम चीजों को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो आज की तारीख में संभल की है, क्योंकि संभल एक ऐसा शहर जो ज्यादा समय राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि संभल से शफीकुर रहमान बर्क आते हैं जो अब नहीं है, लेकिन संभल से जब खबर आती थी तो उनके बयान की आती थी। लेकिन फिलहाल वो बयान दूर तक मार करते थे और आज की स्थिति में संभल जो है वो एक नई तस्वीर के लिए जाना जा रहा है, जो तस्वीर ठीक नहीं है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी भीड़ है, भारी पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स भारी भीड़ को हटा रहा है। दूसरी तरफ वो भीड़ जिसकी ना कोई शक्ल है, ना कोई नाम है, ना कोई सूरत है, वो भीड़ डटी हुई है। उनकी कुछ मांग है, उनकी कुछ बात है।
भीड़ भी दो तरह की है। एक भीड़ जो बात करना चाहती है, एक भीड़ जिसकी वजह से माहौल गड़बड़ा रहा है। संभल का, संभल में मस्जिद का विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज की तारीख में स्थिति बेहद गंभीर है। लगभग 4 दिनों से संभल की सड़कों पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात है। एक वक्त आया जिस दिन जुमे की नमाज होनी थी, बड़ा शांति से हुई, और उसके बाद वो पता नहीं कौन लोग थे या कौन लोग हैं जिन्हें यह पसंद नहीं आया कितनी शांति से वातावरण कैसे बना रहा, और उसके बाद एक ऐसी भीड़ जुटी या जुटाई गई जिसने माहौल को खराब कर दिया है। आज संभल पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति क्यों है। अगर कोई विवाद है तो इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, उस विवाद का हल उसी अनुरूप होना चाहिए। अगर एक पक्ष उसी रास्ते से अपनी बात कह रहा है तो जवाब भी उसी रास्ते से देना पड़ेगा। जो तस्वीर निकल कर आ रही है, ये तस्वीर बिल्कुल ठीक नहीं है, ना इस देश के लिए ना उत्तर प्रदेश के लिए। प्राइम न्यूज के 6 कैमरों से 6 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जो कैप्चर हुई लगातार पिछले 24 घंटे में। कैमरा 1, ये तस्वीर जामा मस्जिद की है जिसको लेकर विवाद है। कैमरा 2, पुलिस फोर्स लगातार, एसपी खुद मौके पर मौजूद है, जिलाधिकारी मौके पर हैं, जो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर आप देख सकते हैं ईंट पत्थर ऐसे बिछे हुए हैं जैसे ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन हो। तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, एक गाड़ी में आग लगी हुई है, दुकान में आग लगी है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हो रही है, इधर पुलिस खदेड़ रही है, दूसरी तरफ से पत्थर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर जहां पर पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कहते हुए वहां पर जो है कोशिश कर रही है कि शांति बनी रहे। 5वीं तस्वीर शाही जामा मस्जिद संभल, उसका बोर्ड, और बाहर जो है जिस तरह की स्थिति है उसके बाद पुलिस फोर्स संभालने की कोशिश कर रही। कैमरा 6, भारी भीड़, और भीड़ में देखिए कुछ हंसते मुस्कुराते चेहरे भी हैं, शायद ये वही चेहरे जो माहौल बिगाड़ने के लिए आए। हालांकि ऐसी भीड़ होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि चीजों से माहौल खराब होता है, लेकिन माहौल सिर्फ इन तस्वीरों से खराब नहीं होता है, माहौल खराब होता है उन कुछ बयानों से। अब जरा सुनिए इस पूरे मामले में जो अब तक राजनीति होती आई है वो क्या कह रही है, उसकी जुबान क्या है, आप खुद समझिए। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई, और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कि चुनाव अगर ढंग से होता, निष्पक्ष तौर पर अगर चुनाव होता तो यकीनन समाजवादी पार्टी एक बड़े अंतर के साथ में चुनाव को जीतती। और जिस तरह से यहाँ पर माहौल देखने को मिला, जिस प्रकार पुलिस प्रशासन का दबाव यहाँ पर प्रधान, पूर्व प्रधान, राशन डीलर और जो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, कोई अगर स्कूल चला रहा है तो क्लिनिक चला रहा है तो उन पर जो प्रेशर रहा है, और उनको फिर भ्रमित करके फिर ख़ास तौर से वोटिंग वाले दिन से 2 दिन पहले हम लोग भी यहाँ मुरादाबाद के जनप्रतिनिधि, जिला जी, हम सब लोग जाकर के मिले भी ऑब्जर्वर से और डीएम से कहा भी कि हमें ऐसी आशंका है कि जैसे पहले किया है पुलिस प्रशासन ने लोकसभा के इलेक्शन में भी, कि वो पर्ची चेक करेंगे, तो इसलिए पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि उसको स्लिप को चेक करे। 19 नवंबर को ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से हमने सर्वे कराया था। जैसे ही एडवोकेट कमिश्नर पहुंचे, उन्होंने कहा हमें सर्वे कराइए, तो हम सर्वे करवाने के लिए प्रोटेक्शन देने के साथ उनको ले गए। उस दिन भी हमने इससे कम पुलिस फोर्स लगाई थी, और उस दिन सर्वे बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ, 1 घंटे के करीब सर्वे चला।
किंतु वो नाइट का सर्वे था और नाइट विजन में आपको पता है बहुत सारे फीचर्स नहीं आ पाते हैं। इसलिए एडवोकेट कमिश्नर ने 23 नवंबर को हमसे पुनः रिक्वेस्ट की। तो उसी रिक्वेस्ट के क्रम में आज सुबह हम 6:45 बजे कोतवाली संभल पहुंचे और कोतवाली संभल पहुंचकर हमने जो इंतजामिया कमेटी है सभी सदस्यों को बुलाया। तो उसमें उन्होंने अपने 4 सदस्यों को ले जाने की बात कही। इसके साथ एडवोकेट कमिश्नर थे और 2 वादी की ओर से वकील थे। तो ये सब लोग आज गए और लगभग 7:30 बजे पूरा सर्वे शुरू हुआ और 10 बजे सर्वे पूर्ण हो गया और 10:15 साढ़े 10 के आसपास जो पूरी टीम थी सर्वे की उसको हम जो एक इलाका था जहाँ पर भीड़ नहीं थी वो एरिया वो है जहाँ पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो रहती है, हिंदू आबादी रहती है, वहाँ से हम उस पूरी टीम को लेके गए। उस टीम के ऊपर किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं होने दिया गया क्योंकि सारा जो बवाल था वो पीछे के एरिया में चल रहा था। प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था, हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था उसी के मद्देनज़र हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है वो सब लोग आ जाते हैं तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहाँ पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज़ मजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज़ है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा है वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी, पूरी टीम ऑन ग्राउंड है तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं। और भी अभी धरपकड़ की जा रही है, छापेमारी कितने लोगों और 21 लोगों के अलावा डिटेलिंग किया जा रहा है। कल हमारे यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। तो सुना आपने कुछ बयान जो मरहम लगाने वाले हैं, कुछ बयान जो विवाद को भड़काने वाले हैं और कुछ बयान उनके जिनके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी है माहौल को शांत रखने की। वक्त को जाया नहीं करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास चर्चा के लिए लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर है, बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रदीप भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है। रविंद्र सिंह मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। रविंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन चतुर्वेदी है मेरे साथ जो कि प्रवक्ता है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। नितिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर है। शोएब साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रदीप जी आपसे, चूंकि प्रदेश में सरकार आपकी है और जो आरोप है वो विपक्ष सीधे आप पर लगा रहा है, संभल की आग भड़का कौन रहा है? ये जो भीड़ वहां पर जुटी हुई है, ये जुटी है या जुटाई गई है? और जुटाई गई है तो किसने जुटाई है? देखिए, अदालत ने इस चीज के आदेश निकाले थे और सरकार का और पुलिस का प्रशासन का काम था उसको काम को पूरा करा था और बाखूबी से भी कराया जा रहा था। और आपने स्टेटमेंट अभी सुनी भी और सुनवाई भी कि किस प्रकार 4 पुलिस अधिकारी जाते हैं सर्वे को कराते आते हैं। हाँ। 4 पुलिस वाले सर्वे करा के आ जाते हैं, ताजुब की बात है। और बहुत साफ सुथरे सफाई से और आराम से निकल आते हैं, उसके बाद बवाल क्यों होता है? हाँ। एक समझने वाली चीज है। हाँ। कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र की वो बहुत जल्दी क्लियर होगी। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो प्रदेश की अशांति, जो शांति भंग करना चाहते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदेश की शांति सर्वोपरि है और प्रथम है। प्रदेश के 5 बच्चे जो इसमें हताहत हुए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इसकी तहकीकात होगी और उसका पता भी लगाया जाएगा किस पर षड्यंत्र। हाँ, नहीं, चूंकि विपक्ष ये भी कह रहा था ना प्रदीप भाई,
विपक्ष ये भी कह रहा था कि दरअसल जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा हो रही है, जानबूझकर हो रही है। मामले में जफर अली जो है वो शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले भी जो कार्रवाई हो रही है वो जानबूझकर की जा रही है। जो 2500 अज्ञात FIR हुई है वो भी कहा जा रहा है कि एक वर्ग के ऊपर की गई है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि उनका ही कहना है कि माहौल तैयार कर दिया जा रहा है अभी से संभल के अंदर आगे के लिए। अब आप समझ लीजिए उनकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कहती है कि आप प्रदेश के अंदर आग लगाना चाहते हैं, शांति नहीं चाहते हैं। अगर ये दंगा हिंदू मुस्लिम में बदल जाता तो क्या होता? क्या पुलिस मार खाने के लिए, पुलिस पत्थर खाने के लिए? वो इंसान नहीं है, वो लोहे के रोबोट है। वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप तर्क वितरक जो कर रहे हैं, तर्क वितरक का अपना मायने तो बताइए कि आपके प्रदेश में आपके संबल के अंदर सांसद है, विधायक है, क्या कर रहे थे? जनप्रतिनिधि को जिन्होंने लाखों वोट देके जीत के आए हैं, उनका काम नहीं है शांति स्थापित करना? अखिलेश यादव जिस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं, उनके पिताजी मुखिया रह चुके हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व कर चुके हैं, क्या उन्हें क्या काम करना चाहिए अपने प्रदेश के अंदर? सबको समझाना चाहिए, जो गलती है उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। पुलिस सबकी थी, समाजवादी पार्टी कार्यकाल में पुलिस यही थी, एक और भाजपा के भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में वही पुलिस है, बहुजन समाज पार्टी के वही कार्यकाल में वही पुलिस है। ठीक है, बस फर्क हो केवल लॉ एंड ऑर्डर का था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर कायम कर रखा है, उसको बिल्कुल भी छिन भिन नहीं होने देंगे किसी कीमत पे भी। मैं आपके चैनल से बात नहीं देना चाहूंगा कि जो प्रदेश की अशांति फैलाना चाहते हैं वो शांत हो जाए। एक तो कानून अपना काम करेगा, कानून का धंधा अपना काम करेगा। ठीक है रविंद्र सिंह जी, मेरा सवाल ये था आपसे, चूंकि देखिए ये जो भी तस्वीर नजर आ रही है, देखिए कोई ऐसी तस्वीर तो है नहीं रविंद्र सिंह जी जो अचानक से एकदम से विदिन सेकंड बन गई हो। जब भी तमाम चीजें होती तो आप देखते हैं इससे पहले भी जो घटनाएं घटी, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर या अन्य प्रदेशों में, वो सब प्री प्लान चीजें होती हैं। ये जो भीड़ है जो आप देख पा रहे हैं, जो पत्थरबाजी भी कर रही है, जो पुलिस की लाठियां भी खा रही है, ये भीड़ कौन है रविंद्र सिंह जी आपकी नजर में, और क्यों है? जरूरत क्या है इनकी? एक शब्द आपने यूज किया अजितेश जी, ये प्री प्लान्ड है। हाँ, पूरी तरीके से सहमत हैं, ये प्री प्लान्ड है। हाँ, और आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए तो इस प्रकार की घटनाओं को प्री प्लान कर रहे हैं कि जन कल्याण के मुद्दों पे पूरी तरीके से असफल हैं। हाँ, सबसे गरीब प्रदेश, सबसे कर्जदार प्रदेश, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पीछे प्रदेश, किसानों को सुविधाएं देने में पीछे प्रदेश, बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, सब चीज में, नारी सुरक्षा, सब चीज में व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। तो आदित्यनाथ का उत्पत्ति जो हुई है दंगों से हुई है, तो वो दंगों के सिवा कुछ नहीं जानते। मैं आपको दो कानून बताता हूँ। थोड़ा एक भारत में स्थापित कानून है पूजा स्थल कानून 1991। वो कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे एक से 3 साल की सजा, जुर्माना हो सकता है। इस कानून के तहत सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल, विष्णु शंकर जैन एडवोकेट, इन सबके ऊपर मुकदमा चला के इनको जेल में डाल के इनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। और इनको सहयोग करने के लिए स्थानीय प्रशासन के भी प्रमुख अधिकारियों को जेल में डालना चाहिए। क्योंकि ये स्थापित कानून का उल्लंघन कर रहा है। इस कानून को जब बनाया गया था, अयोध्या जी को अलग रखा गया था क्योंकि उस समय विवाद चल रहा था। नहीं तो ये कानून पूरे भारत के लिए, भारत की धरती पे लागू होता है। नहीं तो वो कोर्ट में ही तो जा रहे हैं, उसके लिए मान रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि यूपी सरकार बिना फटकार के या अवमानना प्रक्रिया के सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानती है। यही उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऐसा ही हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने कहा है, इलाहाबाद खंडपीठ ने। तो ये प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। उसके दो कारण है। एक तो जन कल्याण की नीतियों में असफल हैं, कुछ भी बताने में असफल है। दूसरा जो भ्रष्टाचार, जो लूट खसोट इन लोगों ने अभी वर्तमान चुनाव में किया है, उसको मुद्दा ना बना पाए विपक्षी लोग, तो ये षड्यंत्र लेके चले आए। नहीं, विष्णु शंकर जैन जो है सर, ये रविंद्र सिंह जी, ये जो विष्णु शंकर जैन है, उच्चतम न्यायालय से आपके ये जा तो कोर्ट के थ्रू ही रहे ना, कहीं भी जा रहे हैं। विष्णु शंकर जैन है जो रविंद्र सिंह जी, ये कोर्ट में ही तो जा रहे हैं। बात अगर कह रहे हैं कोर्ट में, जज के सामने तो कह रहे हैं जाकर।
यही तो ये खाली विष्णु शंकर जैन ने यही तो नहीं कहा, काशी में भी कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ इसको उठा के बंद करना चाहिए। जब स्थापित कानून है कि 47 के बाद की परिस्थितियां नहीं बदली जाएंगी, या व्यक्ति बार बार जाके इस कानून का उल्लंघन क्यों करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको उठा के बंद करना चाहिए। अरे सर, तो ये बंद होगा। हाँ, क्योंकि ये ऐसे जाता ना, ये संघ का कार्य करता है, ये विष्णु शंकर जैन हिंदू भी नहीं है, संघ का कार्य करता है ये, और ये बार बार जाके इस प्रकार के भारत के स्थापित कानून के खिलाफ। नितिन चतुर्वेदी जी जवाब ज्यादा बेहतर देंगे इस पर, माहौल बिगाड़ने का, सौहार्द का माहौल बिगाड़ने का नितिन चतुर्वेदी जी ज्यादा बेहतर जवाब देंगे, रविंद्र सिंह जी बंद कर देना चाहिए। हाँ ठीक है। और उस मैं फिर कह रहा हूँ, कानून का उल्लंघन किया है सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल ने, उसको भी बंद करना चाहिए उठा के। अरे सर, क्योंकि जब स्थापित कानून के अगेंस्ट में जाके उसने सर्वे का ऑर्डर कैसे दे दिया? लीजिए, तो जो उत्तर प्रदेश और भारत का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमारी मांग है माननीय उच्चतम न्यायालय से। नितिन जी जवाब देंगे इस पर ज्यादा बेहतर। नितिन चतुर्वेदी जी, ओवर टू यू, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं शोएब सिद्दीकी जी के पास आऊंगा। देखिए जितेश भाई, अब हमारे जो सपा के प्रवक्ता है, उन्होंने तो कानून को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। अब लोग जो भी कानून का आदेश लेके आएगा, तो वो जज से ही अगर टिप्पणी कर दे कि जज ही पढ़ा लिखा नहीं है, जज ने कोई आदेश किया तो क्या ऐसे कर दिया? आप बताओ, जज जब कोई आदेश करता है तो दोनों पक्षों को सुनता है, बहस करता है, उसकी गवाह लेता है, तब जाके कोई आदेश करता है। और ये तो वैसे भी सेंसिटिव मैटर है। तो जो हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे चाहिए कि उनको जाके, और जो आप जिस जज साहब के लिए वो कह रहे संभल के सिविल जज के लिए, उनके खिलाफ एक कहते अपील ला देंगे। ये तो लेकिन रविंद्र सिंह जी, जज के लिए कहना भी जो है इस तरह से जो आप कह रहे हैं, ये भी अवमानना हो जाता है। ये कैसे कह सकते हैं? आप किसी जज उस जज को मेरे खिलाफ अवमानना दाखिल करना चाहिए, तभी वो जज जेल में जाएगा। हाई कोर्ट उस जज को चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से कि मेरे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से अवमानना दाखिल करे, तब वो जज जेल में जाएगा। आप किसी तक मजबूत नहीं बना सकते। ये कोर्ट बने किस लिए है कि आपको अगर एक कोर्ट से आदेश से कोई क्या कहते हैं इल्तिजा है, तो आप जाकर उसकी अपील करिए। ऐसा थोड़ी ना कि आप कोर्ट को खुले आम बताइए, इतने बड़े शहर से आप उनको कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। थोड़ा सा मैं चर्चा में एक बार शोएब सिद्दीकी जी के पास जाऊंगा, उससे पहले एक बार प्रदीप भाई की प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि विष्णु शंकर जैन जो है, ये रविंद्र सिंह जी ने तो बता दिया ये आरएसएस वाले हैं। अब रविंद्र सिंह जी, अब मैं क्या ही बताऊं, अगर कोई व्यक्ति, मैं तो मुझे जो पता है, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज का उल्लंघन खुलेआम कर रहा है, सड़क पर कर रहा है, बयानबाजी से कर रहा है, तो यह गलत हो सकता है। लेकिन अगर आदमी जज के सामने ही जा रहा है, कोर्ट के सामने जा रहा है और कोर्ट से ही रास्ता बना रहा है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता इसमें गलत क्या हो गया। प्रदीप भाई जल्दी से एक प्रतिक्रिया दीजिए, शोएब सिद्दीकी जी के पास जाऊंगा। स्थापित कानून है कि मर्डर नहीं हो सकता, स्थापित कानून है बलात्कार नहीं हो सकता है। और हो रहे हैं क्या उन स्थापित कानून के खिलाफ हम कोर्ट में चले जाएंगे कि नहीं साहब बलात्कार होने दीजिए? नहीं तो उस पर सजा मिलती है ना, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है। जज कहेगा कि उसमें कि जाके हम अभी सर्वे कराएंगे, जांच कराएंगे। मैं कह रहा हूं, मैं चुनौती आपके माध्यम से संभल के दे रहा हूं, मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट दाखिल करे, आप मेरा वीडियो भेजिए, मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट दाखिल करे। और देखिए पहली बात तो ये, जो भी लोग चर्चा कर रहे हैं, कह रहे प्राइम न्यूज़ नहीं करता समर्थन। दंगे हुए थे तब कानून कहाँ चला गया था? आज एक कानून की यहाँ बैठ के दुहाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक्ट समझा रहे हैं, जिन्हें एक्ट को ये नहीं पता कि जहाँ उसको केवल एक सर्वे के लिए वो प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके ऊपर ये कार्य हुआ है। ये कानून के यहाँ बैठ के ज्ञाता बन के दिखा रहे हैं। उन्हें थोड़ा समझना भी चाहिए कि 1000 से ऊपर दंगे जो अखिलेश यादव जी ने करा, उस पर कुछ है क्या? इसमें कुछ बोलेंगे क्या? लोनी का दंगा, गाजियाबाद का दंगा, डाकना मसूदी का दंगा, आजमगढ़ का दंगा, आगरा का दंगा, मुरादाबाद का दंगा, संभल का दंगा, दंगे तो बहुत सारे। दंगा कराने वाले कौन? सांसद समाजवादी पार्टी, संभल विधायक, संभल समाजवादी पार्टी, जो जनप्रतिनिधि, उन्होंने ही ये काम कराया, पत्थरबाजी कराई। प्रशासन कह रहा है पहले ही चीज की तैयारी पूरी थी और बाकायदा बाहर से लोग आए थे इस दंगा कराने के लिए। ये विष्णु शंकर जैन को जो बोल रहे हैं, आपने अपनी करनी कथनी भ्रष्टाचार छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कितने सरकारी वकील छोड़ रखे थे? इनकी करनी बताता हूँ, इनकी हैसियत बताता हूँ क्या है। जब मुजफ्फरनगर के करोड़ रुपए
90 करोड़ रुपए जी जी इस बदतमीज प्रवक्ता से कही हैसियत पे बात। अरे रविंद्र सिंह जी क्या हो गया आज आपको? समुदाय को देने हैसियत पे बात मत करिए। ना नहीं बोलेंगे, लेकिन आप भी प्लीज ऐसे शब्द नहीं। हाँ। ये यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि अपहरण कैसे होता है, दूसरे की जमीन कैसे कब्जाई जाती है, और इनके सारे के सारे जितने भी बलात्कार के अंदर पकड़े जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, और पूरी मीडिया दिखा रही है, बता रही है, उस पर जवाब नहीं है। हाँ। शंकर ज्ञान की बात करें, अरे भाई वो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है तो लड़ने दो उन्हें, आप खिलाफ उनके जाओ। हाँ। मना करा है अखिलेश यादव को, बोलो कि भैया हाँ। एलएलबी करो, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके लड़ो उनके खिलाफ। हाँ। मना करा है क्या? मगर आप इस प्रकार से तथ्य प्रस्ताव अपने चैनल पे रख रहे हैं, हाँ। उसको समझिए आप क्या कह रहे हैं। हाँ। मैंने भी बोला ना कि प्रदेश के 5 बच्चे जो दुनिया में नहीं रहे, ये जो आघात हुआ है दुख नहीं है। हाँ ठीक। बात को शुएब समझना सिद्दीकी जी अपनी चीज को जिस तरह रखना चाहते हैं, हाँ। कोई बोल ही ना पाए और गलत पहुंचे। हाँ, क्योंकि ठीक एक है। समुदाय विशेष को खुश रखना चाहते हैं क्योंकि इनका वोट बैंक है। हाँ लेकिन ठीक। 8,500 रुपए खटाखट दे रहे थे बेचारे। हाँ झूठ झाड़ू ऐसी मारी प्रदेश की जनता ने, जीरो कर दिया पूरे देश में। हाँ शुएब सिद्दीकी जी, अब मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ आपसे, शुएब सिद्दीकी जी, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, प्रदीप भाई आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ प्रदीप भाई, आ रहा हूँ, प्लीज रुकिए ना। शुएब सिद्दीकी जी, हाँ ठीक है प्रदीप भाई आ रहा हूँ। शुएब सिद्दीकी जी, अब मैं थोड़ा, मुझे विस्तार से आप समझाइए, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है, कोर्ट से आदेश होता है कि चलिए सर्वे करा लेते हैं, सर्वे से थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, सत्यता या असत्यता की पुष्टि हो जाएगी, और उसके बाद ये हंगामा क्यों हो जाता है इतना? सर्वे अगर होता है, सर्वे की कोर्ट का आदेश है कि सर्वे करा दीजिए, तो सर्वे होने दीजिए, क्यों उसके बाद इतना हंगामा? खबर है कि टीम गई, टीम को घेर लिया, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, ये सब स्थिति जो आज चल रही, कुल मिलाकर काहे के लिए? देखिए सर जी, पहले तो गुजारिश ये रहेगी आपसे कि जब भी आप डिबेट करें तो पहले राउंड पे अपनी बात सबको कह लेनी चाहिए, क्योंकि हर पार्टियां इख्तियार में आने की जवाबी सवालियां करती हैं, इस तरह हो रही आधे घंटे से। नहीं मैं आपको पूरा समय दूंगा शुएब सिद्दीकी जी, मैं देर से आया हूं लेकिन पूरा समय दूंगा आपको। हाँ मैंने कहा बहुत देर कर दी, मेहरबान आते जी सर। देखिए संबंध में जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही गलत है। अब सर आप यहाँ पे ये बात देखिए कि याचिका जो की गई वो सरकारी वकील से, सरकारी वकील किसी भी हुकूमत में अगर होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हाँ। अगर उस हुकूमत सरकारी वकील बना है तो जाहिर सी बात है वो उस पार्टी का मेंबर है या कहीं ना कहीं से लिंक है, तो हाँ। सरकारी वकील को याचिका डालनी नहीं चाहिए थी। याचिका पड़ी, याचिका के बाद आप देखिए सर, फौरन उसको 1.5 घंटे में पुटअप करके ऑर्डर दे दिया गया। ऑर्डर देने के बाद फौरन 2 घंटे में ही जाके जांच पड़ताल शुरू हो गई, तब हो गया। ये तरीका सर ऐसा मैं समझता हूँ कि जो अदालत ने फैसला किया है वो सबसे बड़ा मंदिर है, उसको भी मैंने उठाऊंगा। लेकिन सर आप देखिए ये बहुत संगीन मामला है, इसके इसमें भी फैसला ही होना चाहिए था। प्रॉपर वे में जाते, प्रॉपर वे में जाके बस आपको ये चाहिए था। मैं तो हुक्म दे रहा हूँ, मैं बहुत तालिब इल्म की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ, उनको प्रॉपर में जाके उसके बाद उनकी सुनने के बाद बस साहब दूसरे पक्ष को मौका देते और फिर एक डेट लगाते, जब दूसरा पक्ष अपनी बात कहता फिर एक जिला पे दूसरी तीसरी डेट लगाते, उसके बाद फैसला करने के बाद तब सर्वे का हुक्म देते। आप देखिए जितनी ज्ञान व्यापी मस्जिदें वगैरह सब सामने आई है, उसमें डिफरेंस आंदा रहा। पता नहीं साहब तो इतनी जल्दी क्यों थी। आप सर ये देखिए कि भागवत जी ने खुद अपने एक बयान में कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोलना अच्छी बात नहीं है, और हर मस्जिद को मंदिर कह देना ये अच्छी बात नहीं है, जो समाज में गलत पैगाम जाता है। आप सर देखिए बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई उस पर किसी एक मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई, और जो एक्ट 1991 का है उसमें साफ साफ ये बात आ गई थी कि 1947 के बाद जो भी, ऐसा नहीं मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, तो जैसे है उसमें कोई तरमीम नहीं की जाएगी इसके बाद बाबरी मस्जिद के अलावा। अब आप सर इस मैटर पर आ जाइए, जब 23 तारीख को सुनवाई हुई, उसकी अगली डेट लगी 29 तारीख। इसकी क्या जल्दी थी कि दूसरे दिन सर्वे करा दिया गया? वो सियासी पार्टी में अलग बात करके कह रहा हूँ सर। उसके बाद आप देखिए सर कि प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है। मेरे मुख्यमंत्री सख्त फैसले भी जाने जाते हैं, मैं उनका हमेशा इस्तेमाल करता हूँ कि उन्होंने हमेशा सख्त फैसले लिए और सही लिए उन्होंने। लेकिन आप सर देखिए कि ये छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
जब वहां पे सर्वे आप बताइए अर्ली मॉर्निंग करा दिया गया, 10 बजे के आसपास करा दिया गया, जिसे सुनने में आ रहा है। इतनी जल्दी क्या थी? जब एक दिन पहले ही मामला बढ़ता था तो आपको तैयारी करनी चाहिए था, और आप कोई और शामिल आते थे, दूसरे पक्ष से बुलाते आपने शाही इमाम को खुद ही गिरफ्तार कर लिया है, जो वहाँ के जो आप बता रहे थे देख वाले हैं, अध्यक्ष तो दोनों पार्टी बुलाते हैं। आप कहते हैं प्रशासन की देखी जा रही है चूक है। वही हाल बहराइच में हुआ था। वही मैंने मुख्यमंत्री ने बहराइच के मामले में भी गुजारिश की थी कि मुख्यमंत्री जी आप नीचे अपने जो प्रशासन उसको सख्ती से आदेश दे दीजिए कि वो टाइमली क्यों नहीं पहुंचते हर बात को। आप बताइए जो घटना हुई है बहुत दुखद हुई है। हर पार्टियां इंतजार बनाने की खेल रही, लेकिन आप ऐसा बताइए प्रशासन वहां पे जब ऑर्डर था, कल से ऑर्डर था, इसकी कॉपी सामने आनी चाहिए। अगर ऑर्डर था तो आपको जब ये लगा था कि कल एक हादसा हो चुका है, आज ऐसी बात ना हो जाए, तो कम से कम उनको पुलिस बल बहुत कायदे से रखना चाहिए था। दोनों पक्ष को मिलाते साथ में चलते। ठीक है, नितिन चतुर्वेदी जी ओवर टू यू, जवाब दीजिए। चाहे चर्च का पादरी हो, चाहे मस्जिद का इमाम हो, अगर ये अपनी भीड़ के साथ रहता है तो भीड़ उसकी बात मानती है। ठीक है, आप भी जानते हैं। नितिन चतुर्वेदी जी जवाब देंगे, उसके बाद आ रहा हूं प्रदीप भाई आपके पास, फिर रमेश सिंह जी आपके पास। हाँ ठीक है, नितिन चतुर्वेदी जी ओवर टू यू। सर देखिए ये घटना सही नहीं। आ रहा हूँ शोभ भाई, आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी से यह प्रदेश है, ठीक है, वो चलता है संविधान से, कानून से। हाँ, कानून ने जब एक आदेश किया, अगर आपको उस पर आपत्ति थी तो आप उससे अपील करिए। आप उस पर सड़क चढ़ के मजमा करेंगे, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करेंगे। हाँ, ये क्या संविधान की बात करती है? शोभ सिद्दीकी जी जो बात कर रहे हैं, क्या कानून ने जो आदेश किया, अगर आप जानते हो कानून के बारे में, वो भी जानकार है काफी, तो आपको पता होना चाहिए कि जब जज एक आदेश करता है, न्यायालय आदेश करता है, तो प्रशासन का काम है उस आदेशों की अनुपालन करना। वो कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये जानना प्रशासन का काम नहीं है। प्रशासन का काम यह है कि जो न्यायालय का आदेश मिला उसका अनुपालन हमको करना है। वो अनुपालन करने के लिए यदि आपको उससे कोई वो आपत्ति थी तो आपको कहना चाहिए था कि भाई हमको आपत्ति है, आप इसमें भी कुछ ना करें। बजाय इससे आपने पत्थरबाजी चालू कर दी, भीड़ इकट्ठा कर ली। तो ये भीड़ कोई एकदम से इकट्ठा हो जाए तो थी नहीं, ये तो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। तो ये प्लानिंग हुई का इससे पहले भी क्या होगा, दोषी पाया जाए तो सजा होगी, उसमें कौन सी बात। मेरी बात सुनिए, जब ज्ञान वापी में सर्वे हुआ तो यही मुसलमान भाइयों ने कोर्ट के आदेशों का पालन किया ना। ये मैटर आम मैटर नहीं है, ये बहुत ही टिपिकल मैटर है, ये आजकल जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ मैटर चाहे जैसा क्यों भाई, लेकिन आपको कानून का पालन तो करना है ना। जहाँ प्रशासन से चूक हुई या बाधा, अगर हर आदमी अपने हाथ से कानून ले लेगा तो देश चलेगा कैसे? लगी थी, वंचित को सुनवाई होनी थी, अचानक जो है 24 तारीख को सर्वे हुआ, इससे प्रशासन को सख्ती से दोनों पक्ष से रक्षा करना चाहिए, दोनों पक्ष के साथ ऑर्डर दिखाते। देखिए अभी ऑर्डर सामने नहीं आया है, जब एक बार सर्वे 23 तारीख हो जाए, 24 सर्वे हुआ, क्या गलती थी? और भाई देखिए दोषियों बच्चा नहीं जाएगा। मुझे मुख्यमंत्री से उम्मीद है सही बात होगी। देखिए इलाज करता बुखार का बुखार क्यों हुआ, उसके बाद महिलाओं के लिए दवा देती होगा, कैसे हो गई, पथराव कैसे हुआ, प्लानिंग के तहत ये लड़ाई लगाया जाता था कि दो समुदाय टकरा जाए और जो माहौल अमन का बना हुआ है बिखर जाए। इससे नजर मुख्यमंत्री जी को रखना पड़ी। मेरी गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से, क्या योगी की सरकार है, कौन लोग चाहता था कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, ये योगी जी की सरकार है, यहाँ अमन से मना के रखना पड़ेगा। झगड़ा हुआ, दो झगड़ा नहीं हुआ, यानी इसमें कहीं न कहीं चूक हुई प्रशासन से कि प्रशासन मुस्तैद क्यों नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी आप कैसे हो गई, आप बताइए। इतना हाईटेक जमाना है, चलिए ठीक है, ओके चलिए रुक जाइए, ठीक है ठीक है, आता हूँ रुकिए एक सेकेंड। हाँ ठीक है शोएब भाई आता हूँ, ठीक शोएब भाई आ रहा हूँ, ठीक है चलिए। प्रदीप जी अब देखिए, पूरा कहीं भी देखिए, कहीं भी कोई भी स्थिति होती है वो यूं ही नहीं होती, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें थोड़ा सा हालांकि जो बात रविंद्र सिंह जी ने कही है उस पर चर्चा की जरूरत है।
और अभी चूंकि कोई हमारे साथ कानून का जानकार व्यक्ति ऐसा होता तो जाहिर सी बात है वो बताते, इस पर चर्चा की जरूरत है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कोर्ट के रास्ते अगर कोई जा रहा है तो लड़ाई कोर्ट के रास्ते होनी चाहिए। उसे यह कहकर दुत्कार देना कि कोर्ट ने भी गलत आदेश दे दिया तो आप ऊपर की कोर्ट में जाइए, यही होता है ना रविंद्र सिंह जी। अगर कोई लोअर कोर्ट से आदेश हो जाता है, आपको उसको पसंद नहीं आता है, तो आप अपर कोर्ट चले जाते हैं ना, हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि उसी जज को जो है वो जेल में डाल देना चाहिए। अभितोष जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये राम जन्मभूमि का केस लड़ते हैं, धारा 370 केस लड़ते हैं, आतंकवादियों केस लड़ते हैं। ये विष्णु शंकर जैन को जो बता रविंद्र सिंह जी और प्रदीप जी को विंडो में लीजिए। तो ये चीज समझिए कि आप जो एक आईना, सिंगल आईना ना, काला चश्मा, वो मजबूरी दिखता नहीं है। तो माने रमेश सिंह समझता था कि अच्छा बोलेंगे, ये 1951 की बात कर रहे हैं, देश की आजादी की बात कर, देश की आजादी के बाद जो आप जिस रोक की बात कर रहे हैं, क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं था अपना अधिकार मांगने के लिए? मगर क्या करा पहले प्रधानमंत्री ने, सबसे रोक लगाई क्योंकि अधिकार ना मांग ले, क्योंकि देश का सबसे बड़ा भाग जो हिंदुओं का है, जिनका पहला अधिकार है, और अधिकार की बात करना कोई गलत थोड़ी है। आप 1951 एक्ट गिना रहे बार बार, क्या दिक्कत है? अरे जो धार्मिक स्थली है, क्या हमने मक्का मदीना मांगा? अरे हमने अपने देवी देवताओं के जन्म स्थान तो मांगे। वो भी तो नहीं छोड़ रहे हो आप, मसला हो जाता, वो भी तो नहीं छोड़ रहे हो। शंकराचार्य का बयान आया, वो कह रहे हो वहां मक्केश्वर महादेव, अब वो भी तो नहीं छोड़ रहे। कहाँ है? कहता रहा हूँ मैं, वही समझने वाली बात है। अगर आप मानते हो कि भाईचारा कायम है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, तो क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं आप? जो पत्थर चलाने वाले संभल में थे वो क्या हिंदू थे? जनेऊ पहन रखे थे, सब टोपी पहन के तो कर रहे थे। वो किससे चला रहे थे? वो चला रहे थे प्रशासन पे, पत्थर चला रहे थे, हिंदुओं पे नहीं चला रहे थे, वो कानून पे चला रहे थे, और कानून का डंडा चल रहा था। जो कानून में ज्ञाता बैठे ना, ज्ञान दे रहे हैं, ये पूछ लेने से पहले प्रधानमंत्री से क्यों आपने रोक लगाई थी? तो अधिकार सबका है इस देश में रहने का, और अधिकार सबका है मांगने का। जो चीज छीनी गई है उनको मिलनी चाहिए, चीजें विरासत में मिलनी चाहिए। जो सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू जी ने सरकार जो बनाई, मैं तो पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे देश के शहीद थे, जिन्होंने इस बलिदान, इस आजादी के बलिदान में लड़ाई लड़ी, वो लुप्त क्यों हो गए? वो गायब क्यों हो गए? वो खत्म क्यों कर दिए गए? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को कुर्सी प्यारी थी, 1951 समाजवादी पार्टी को प्यारा है, राम मंदिर पे जो हिंदुओं में गोली चलाना प्यारा है, मुजफ्फरनगर में 90 करोड़ रुपए आप अनुदान मुसलमानों को देने जा रहे थे, उधर हाई कोर्ट ने आदेश करे, रोका उनको कि आप एक समुदाय को कैसे अनुदान दे सकते हो? हमारे तो दोनों है, क्योंकि समाजवादी का चश्मा जो है सिंगल है, केवल एक दिखता है, एक आंख से दिखता है, दूसरा नहीं दिखता उनको। समझने वाली बात यह है कि अपना चश्मा ठीक करना पड़ेगा। बतोगे तो कटोगे, उसका परिणाम और उसका फायदा दिखाया महाराष्ट्र के अंदर, तो चुनाव के अंदर पूरे देश में दिखाया इस चीज के बारे में। अब देश बटेगा नहीं, अब देश एकजुट होगा, और जो देश को तोड़ने वाले हैं, जो दंगा कराने वाले, अब वो यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे। अब ठीक, रविंद्र सिंह जी ओवर टू यू, काउंटर करिए। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध करेंगे, ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है व्यक्तिगत रूप से लेता है, और आपको इसमें हस्तक्षेप करके रोकना चाहिए। हैसियत की बात नहीं की जा सकती है प्राइम डिबेट पे बैठ के। वो बहुत उन्होंने मैंने को बोल दिया था, उसी समय बोल दिया, नहीं किया जाना चाहिए। और जिसके अंदर इतना संयम ना हो वो डिबेट करने योग्य नहीं है। बोलिए बोलिए अपनी बात। और अगर आयोग लोग को बुलाना है तो हम जैसे लोगों को नहीं बुलाया जाना चाहिए। अरे सर, कोई अयोग्य और अयोग्य नहीं है, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। रविंद्र सिंह जी आप सम्मानित हैं, प्रदीप भाई भी सम्मानित है, आप भी सम्मानित रखिए। की योग्यता की बात कर रहे हैं, यहाँ जो बैठ रहे हैं वो सभी योग्य नहीं है कि कोई डिबेट हो सकती है। मैं ही अयोग्य हूँ, बाकी आप सब लोग अयोग्य हैं, प्लीज। किस लिए हैसियत की बात कर दी आपने? ठीक है प्रदीप भाई, उसकी हैसियत क्या है? आज रविंद्र सिंह जी का मूड ठीक नहीं है, हैसियत क्या है? और उसके नॉलेज की हैसियत क्या है? बार बार ज्ञान की बात कर रहा है, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ क्या उसके? अरे ठीक, आपकी हैसियत क्या है? दंगा कराने वाले, महीना लेने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, चुपचाप बैठ। तो अरे कैसी बातें कर रहे हैं रविंद्र सिंह जी? आता भी नहीं है रविंद्र सिंह जी, तू बदतमीज है, तुझे बदतमीजी। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए सबका। हाँ, रविंद्र सिंह जी क्या कर रहे हैं? प्रदीप भाई रुकिए एक सेकेंड, प्रदीप भाई रुकिए एक सेकेंड। रविंद्र सिंह जी क्या कर रहे हैं आप लोग?
तो आप उसको रोकने के सिवा आप मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं क्या? अरे आपके ऊपर नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं ऐसी भाषा मत बोलिए, मैं उनको रोक रहा हूं। आप सम्मानित, आप एक चलिए, आप उनको अयोग्य बता रहे हैं, आप योग्य हैं ना सर, आप ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करिए प्लीज। प्रदीप भाई प्लीज, आप जो अयोग्य होगा उसके खिलाफ अयोग कहेंगे। जब उसने मेरी हैसियत की बात कही थी, ये भाषा आपकी नहीं होनी चाहिए, आपको आ जाना चाहिए था। वो देखिए मुंह पर उंगली रख के बैठ गए। ठीक, रविंद्र सिंह जी बोलिए, सम्मानित व्यक्ति हैं, इतना मूर्ख है वो व्यक्ति। अरे सर आप कर रहा हूं जो 1991 का है, 1991 का है, वो 1951 कह रहा है। उसकी बुद्धि का स्तर यहीं पर पता लग जाता है। और आप कह रहे हैं जजों के खिलाफ है, जजों के खिलाफ पूरी जांच की एक प्रक्रिया है और जजों के खिलाफ की जांच की प्रक्रिया में जाया जाता है। अरे तो मैं तो ये कह रहा था ना आपको ऐसा मत बोलिए ना, अपर कोर्ट चले जाइए, मैं तो ये कह रहा था। और अगर ये अधिनियम बना हुआ है तो ये मान के बना है कि जज इस प्रकार के अपराध करते हैं। अरे अगर जज इस प्रकार के अपराध नहीं करते तो ये अधिनियम नहीं बना होता। अरे मैं ये कहा कह रहा हूँ रविंद्र जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए नॉर्मल प्रोसेस है ना, नॉर्मल प्रोसेस है। किसी कोर्ट के आदेश पर स्थापित, किसी कोर्ट के आदेश पर रविंद्र सिंह जी अगर आप सहमत नहीं है तो अपर कोर्ट जा सकते हैं। ये आदेश, ये प्रक्रिया है, बनाना संसद का काम है। संसद ने कानून बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की दंगाई सरकार को अगर ये कानून हटाना था तो ये कानून हटाने के बाद इस प्रक्रिया को लाई होती। बहुत सारे कानून बदल दिए उसने, इस कानून को भी बदल दिए होते। तो अगर आप बार बार जज 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 कह रहे हैं, मैं फिर चुनौती दे रहा हूं आपके माध्यम से उस जज को, मेरे खिलाफ अवमान न चलावे, जांच अधिनियम में आएगा, जेल में जाएगा। रविंद्र सिंह जी एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है चलिए बोलिए, आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? अगेंस्ट में जाइए ना, जो जज ने फैसला दिया उसके खिलाफ अपर कोर्ट में जाइए। नहीं जा रहे जाएंगे क्यों? आप इसके लिए कोई हमें सजेशन की जरूरत नहीं है। अरे तो ऐसे मत बोलिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ आप एक बात बताइए। भारतीय जनता पार्टी, अरे रविंद्र सिंह जी आप क्या हो गया आपने जो दंगा कराया, वहां पर जाने गई, प्रशासन का पैसा वेस्ट हुआ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, वो जज भी जिम्मेदार है, वह वकील भी जिम्मेदार है जो बार बार हरकत करता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है जो इस प्रकार का बार बार हरकत करा के प्रदेश के और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है, बटने काटने जैसी बात करता है। बटने काटने के बाद को भी माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेके मुख्यमंत्री को हमेशा के लिए प्रबंधित करना था। उनको राजनीतिक हैसियत उनको खत्म कर देनी चाहिए थी। अगर इस प्रकार की बात होती रही तो हर व्यक्ति निकलेगा, कोई बांटने काटने निकलेगा, कोई गला काटने निकलेगा, कोई हाथ काटने निकलेगा। तो क्या ये अराजक तंत्र है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसीलिए है? मैं तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी प्रश्न लगा रहा हूँ। जिस तरीके से आदित्यनाथ बच्चे काटने की बात करता है, चलिए सुप्रीम हम किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। प्राइम न्यूज ना आप पर, ना किसी सम्मानित व्यक्ति पर, ना किसी संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये रविंद्र सिंह जी, देखिए आप ऐसे नहीं है जैसे आप आज बिहेव कर रहे हैं। मेरा कहने, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको पर्सनली जानता हूं, मैं आपको डिबेट में मेरे साथ आप बैठते हैं तब जानता हूं। मैं अगर टीवी पर ये बात कर रहा हूं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं, मैं आप ऐसे नहीं है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, जो भी गुस्सा आपका है, पता नहीं किस बात को लेकर है, लेकिन ठीक है। मेरा कहने का मतलब है आप तो कोर्ट के रास्ते को जानते हैं, सर कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं। पिछले जनवरी से लगातार इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। ये भारत सरकार की एजेंसियां भी कर रही है, विदेशी एजेंसियां भी कर रही हैं। प्रदीप भटनागर, प्रदीप भाई ओवर टू यू, अब आप बोलिए। और प्लीज आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी जो अभी मैंने रविंद्र सिंह जी को कहा। प्लीज प्रदीप भाई। नहीं बिल्कुल, देखिए देखो, अगर किसी को आप मजबूर करेंगे बोलने के लिए तो बोले, मुझे कोई शौक नहीं है। देवेंद्र जी को मैं आपसे नहीं जानता, बड़े हैं मेरे, मुझे अपने दायरे हद भी पता है। तो सोच समझ के बोलना भी चाहिए कि आप अगर हिंदुओं के बारे में, उनके वकीलों पक्ष के बारे में बोलेंगे तो जवाब देने वाला बैठा है। देखिए आप बैठे यहाँ पे पार्टी के पॉलिटिकल आदमी होके, आप न्यायालय पे और न्याय व्यवस्था पे, जजों पे अगर आप उंगली उठाएंगे तो न्यायालय रहा क्या? तो समाजवादी पार्टी को खुद अपने कार्यालय में जज बन के बैठ जाना चाहिए न्याय करने के लिए। क्या न्यायालय ने इतने बड़े बड़े जजमेंट तो दिए, कैसे दे दिए? क्या अगर आप रजिस्ट्रेशन कर हो, क्या जो जज बैठे हैं तो बिना तथ्य का सर्वे का दे दिया, करिए सर्वे कराइए, तो बिना सोच समझे दे दिया, खुद तो देखा होगा। आज इतने बड़े बड़े आतंकवादियों को, इतने बड़े संस्थानों को अगर न्याय मिला है तो उस न्यायालय ने दिया है ना, तो सर्वोच्च निचला न्यायालय। अगर आप उन पर उंगली उठा रहे तो कसम सोच तो लीजिए आप।
चलिए, तो ये कहने कसने ठीक है प्रदीप भाई, शुरू से रही है। हाँ वही मैं कह रहा हूं। कैसे चाहिए वो, ठीक है, ओके ठीक है, चलिए वापस आते हैं। मैं आपके माध्यम से अमितोष जी एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, अभी जी, तक जी। किसी ने ये नहीं बोला कि पत्थरबाज कौन थे और वो आए कहाँ से थे, हाँ। उनसे किसी ने खेद नहीं जमाया अब तक। हाँ संबल की अगर व्यवस्था खराब हो रही है, कानून जी। व्यवस्था अगर कंट्रोल में लानी है तो सब पार्टियों का काम है, हाँ सब उलेमाओं का काम है, हाँ बुद्धिजीवी वर्ग का काम है। हाँ क्या ठीक वो है, कर्तव्य को निभाएगा? ठीक, चलिए मैं आता हूं। ओके नितिन चतुर्वेदी जी, अब चूंकि मेरा सवाल ये सर, चूंकि अब इतना प्रकरण हो चुका है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश हो रही है लेकिन शांति व्यवस्था नहीं बन पा रही, अभी स्थिति लगातार गड़बड़ हो रही है, इसमें आगे क्या? आगे चूंकि देखिए सर्वे के लिए बाद आगे अगला स्टेप भी होगा और जो भी चीजें वो कोर्ट के थ्रू होंगी। नितिन जी देखिए भाई, हमारा देश जो है एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे हर आदमी को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। अगर कोई आदमी कानून के अंतर्गत रह के कोई बात कह रहा है तो मुझे लगता है कि उसको किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई बात कही, कानून ने कोई आदेश किया, हाँ। अगर आपको कानून के आदेश से कोई आपत्ति है तो आप उसके खिलाफ अपर कोर्ट में जाइए। हाँ। लेकिन जिस तरह से आप दंगे कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस में पथराव कर रहे हैं, ये संविधान नहीं है, ये कानून नहीं है, ये न्याय व्यवस्था नहीं है। प्रशासन का काम है न्याय व्यवस्था बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हाँ। अब उसमें देखिए, अभी मैंने सुबह सुन रहा था कि कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई। कितनी दुखद घटना है ये बताइए, कौन लोग जिम्मेदार है इसके लिए? जो लोग जिम्मेदार हैं वो तो कहीं बैठे हैं, मरता हाँ। कौन है? हाँ आप आज जो जिसकी भी मृत्यु हुई वो हमारा कोई भाई रहा होगा। हाँ आम शोएब आदमी सिद्दीकी जी, रहा होगा। ओवर टू यू। जो नेता है, हाँ, जो राजनीतिक हाँ। खेल शोएब खेल सिद्दीकी रहे जी, थे, ओवर टू यू। वो आगे अपनी क्या? कामों में बैठे हैं। आगे क्या? देखिए, हाँ कैसे आगे रोकेगा तो ये है सब? हाँ कि जो कैसे कानून स्थिति का आदेश है। कंट्रोल होगी? आ रहा हूं नितिन भाई, आ रहा हूं, प्लीज आ रुकिए। शोएब जी सर देखिए, ऐसा है कि अभी एक साहब कह रहे थे कि सिस्टम में उनको देख नहीं पाए ठीक से, उन्होंने कहा था कि कानून का पालन होना चाहिए, कानून के जरिए अगर कोई गया तो कानून के जरिए जाना चाहिए। तो मैं उससे कह रहा हूँ, मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैंने आपसे पहले कहा तालिब इल्म की ऐसे जगह से निकलता हूँ कि कहीं की सीटें मिल जाए तो उसको लेके जाऊँ। हाँ आप ये बताइए, दूसरे पक्ष से सुनने के बाद ही फैसला हुआ? हाँ समुदाय के लिए बोल रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान के लिए बोल रहा हूँ। हाँ आप बताइए, दूसरे पक्ष का सुना गया? जब इतनी जल्दी अगर फैसले होने लगेंगे तो सिविल कोर्ट में 20-50 साल मुकदमे चलते हैं, बाप मर जाता है, उसका बेटा मर जाता है, पोता मुकदमा होता है। और मुकदमे साहब वही होते हैं, क्रिमिनल मुकदमों में 20 साल के बाद निर्दोष साबित होता है कि उसे कोई खतरे नहीं की थी, टाटा था उम्र का। हाँ उसके बाप जो मर गए अरमान लेके वो कौन लेके आएगा? कहने मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि ये इतना संगीन मामला था, इतनी जल्दी फैसला करने की क्या जरूरत थी? हाँ आप बताइए ईमानदारी बात। और कानून की बात कर रहे हैं आप, तो कानून तो हर मुसलमान कानून को मानता है। बाबरी मस्जिद मेरे हाथ देने के लिए मैंने कहीं कुछ कहा, कोई पत्थर चला? बताइए ईमानदारी बात। हाँ। और आप देखिए, अगर ये लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट के बाद अगर मैं हारता, मैं अपील में जाता, बिल्कुल सेशन जाता, फिर हाई कोर्ट जाता, फिर हाई कोर्ट हारता तो वहां अपील करता, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट सीधी सी हारता बात है। तो वहां अपील करता। जी। कानून सबको मालूम है, पर ये जब कानून से चलते हैं, दूसरे लोग कानून को शायद न चलते हो। हाँ मतलब फिर वहीं पे आ रहा है, मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश होगी आपके बड़े चैनल से कि आखिर भीड़ इकट्ठा कैसे हुई? हाँ और भीड़ में चंद लोग आते हैं, चाहे वो गोली चला चाहे पत्थर फेंके, और खामियाजा पूरी कौम भुगतना पड़ता है। वो कौम चाहे हिंदू हो चाहे कोई कौम हो। हाँ आप बताइए, सुबह ही सुबह इतनी अर्जेंटली मामला क्या था? हाँ लड़का अपने बाप के लिए सुन रहा है, बीवी अपने शौहर की लिए सुन रही है, शागिर्द अपने उस्ताद की लिए सुन रहा है, और आप एक दिन सुन लिया। हाँ अरे आप कम से कम ऊपर बात डीएम से बात करते कि ऐसा मामला है, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराइए कि सुबह सर्वे होना है कि नहीं होना है। होना है तो अगर भीड़ इकट्ठा होती तो कैसे सामना करना है? जो भी मरे हैं, पूरा हिंदुस्तान का दुख है, और आगे ऐसी नौबत आए, मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि इस मुल्क में जो अमन कायम होना चाहिए वो होता रहे, और प्रशासन की जहाँ पे चूक हुई हो वहाँ सख्ती से जांच की जाए, भीड़ इकट्ठा कैसे हुई। और देखिए, इसकी जाने से कभी प्यार का तोहफा ना मिला, वैसे इल्जाम के पत्थर तो बराबर आए।
बहुत तो अच्छी बात। कैसे क्या है, इसके पीछे साजिश किसकी है, हाँ। इसको बेनकाब करना है। हाँ। अगर एक लड़का, मेरा बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं नहाने मत दो, मैं नहला भी रहा हूँ, दवा भी रहा हूँ, कैसे फायदा होगा? इसीलिए पत्थर कैसे है, किससे देखा, कितने साजिश ठीक है भाई, ओके, भीड़ को आगे आने दिया, उन सबको सस्पेंड करना होगा और उनके ऊपर रास्ता लगाना होगा। ठीक है रविंद्र सिंह जी, रविंद्र सिंह जी एक फाइनल कमेंट। ओके ओके शोएब भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ। ओके ओके ठीक। रविंद्र सिंह जी एक फाइनल कमेंट सर प्लीज। हाँ, महासभा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनके एक नेता थे कमलेश तिवारी, हम लोगों ने 16 आदमियों की सुरक्षा दी थी, योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा हटा लिया और उनकी हत्या करवा दिया। और फिर जजेस की बात पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक आदेश दिया कि अब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भी शिकायत कर सकते हैं, उनको हटाने के लिए भी शिकायत कर सकते हैं। इससे पहले जो एक्ट मैंने आपको बताया था, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, बहुत कॉम्प्लेक्स था, कर सकते हैं, हमारा अधिकार है और करेंगे। मैं चुनौती देके जा रहा हूं, मैं करूंगा, व्यक्तिगत रूप से करूंगा। तो स्थापित कानूनों के विरुद्ध जो जाके राजनीतिक रोटियां सेकेगा, हम उसका विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। हमने कमलेश तिवारी जैसे हिंदू महासभा का, जो हमारे खिलाफ लगातार बोलते थे, हमने 16 आदमियों की सुरक्षा दी थी, योगी आदित्यनाथ ने हटवा के उनकी हत्या कराई और उनकी मां ने खुल के इस बात को कहा। नितिन चतुर्वेदी जी फाइनल कमेंट। हाँ ओके, हम साथ में हैं, भारत के कानून के हमेशा साथ में रहेंगे। ठीक है नितिन चतुर्वेदी जी फाइनल कमेंट। देखिए, मैं राघवेंद्र जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इन्होंने हमारे नेता कमलेश तिवारी को 16 व्यक्तियों की क्या कहते हैं सुरक्षा दी थी, लेकिन उसकी हत्या किसने की, ये बीजेपी पे इल्जाम लगाना ये गलत है। हाँ। देखिए, इस तरह के वक्तव्य नहीं बोलने चाहिए जब तक आपके पास कोई पूर्णतः सबूत ना हो। और हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए और अपने देश का सौहार्द बना के रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम सबको कानून का पालन करना है। और कानून में अगर कोई आदेश के, जैसे अभी हमारे सपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि मैं इसकी चुनौती करूंगा, बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही कहता हूं कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कानून से उसकी शिकायत करिए, लेकिन उसके विरुद्ध पक्षपाती करना ये ठीक इसका इलाज। प्रदीप भाई एक फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए, कमलेश तिवारी की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के। कमलेश तिवारी की जिन जिहादियों ने हत्या करी पता है, और ये बात करें 16 पुलिस वाले, उनके 2 सिक्योरिटी ऑलरेडी थी उनके पास, मगर जिस प्रकार से घर में अचानक बुला के मिलने के बहाने काम किया गया, वो भी पता है, मगर एक बोलना नहीं चाहते। अगर अच्छी बात है रविंद्र जी, आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, मुझे भी इंतजार रहेगा, शायद आपकी भी अखबार में पढ़ सकूं कि आपने क्या लिखा है। कम से कम कोई समाजवादी पार्टी का ऐसा नेता तो हो तो सर्वोच्च न्यायालय खिलाफ खड़ा हो रहा है। मगर ये जो समाजवादी पार्टी का आज जो चलन चल रहा है, उसे बचना चाहिए। प्रदेश अगर विकास के पथ पे चल रहा है, शांति के पथ पे चल रहा है, तो सहयोग करना चाहिए। ठीक है प्रदीप भाई, ओके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र सिंह जी शुक्रिया, और प्रदीप भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, संभल सुलग रहा है, संभल में संग्राम की स्थिति है। संभल में अब आस है, उम्मीद है कि जल्दी शांति हो। हम, आप और सभी लोग ये कोशिश करें कि ऐसी स्थिति कहीं ना हो, जहां पर हो वहां पर तुरंत कंट्रोल हो, और ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जाता हूं, जवाब तलाशने की कोशिश कीजिएगा। संभल का सौहार्द कौन बिगाड़ रहा है, आप इसकी जांच कीजिएगा, समझिएगा और तब फैसला कीजिएगा। हाँ, ऐसा कभी हो ना, ये ऊपर वाले से प्रार्थना और दुआ भी कीजिएगा। आज की खास चर्चा में इतना ही। ना स्याही के दोस्त, सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।